हेलो दोस्तों। मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस एकेडमी के अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास वाले चैप्टर को लेकर के। हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं, आर्थिक समृद्धि और विकास, राष्ट्रीय आय और नवीन अवधारणाओं से संबंधित सभी चीज़ों को हमने देखने की कोशिश की। आज इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे विकास, समावेशी विकास, सतत विकास की नई अवधारणाओं को लेकर के। न्यू कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, ये चैप्टर देखने में लगता है कि बिल्कुल साधारण है, इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे आईएएस और पीसीएस के प्री में। लेकिन आपको बता दूं कि जितना भी वैश्विक स्तर पर जितना भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, नई चीज़ें हो रही हैं, वो इन तीनों चीज़ों में ही हो रही हैं सबसे ज़्यादा। जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास। समावेशी विकास आज की डेट में अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत सरकार की और वैश्विक स्तर पर जितनी भी सरकार है उनका एक मुख्य मुद्दा हो गया है, विशेषकर विकासशील और अल्प विकसित देशों का। क्योंकि समाज के सभी वर्गों को लेकर के अगर आप चलते हैं तो ही आप कुछ कर सकते हैं, और किसी को छोड़कर आप नहीं चल सकते, और सबको विकास करना है। उसी प्रकार से पर्यावरण हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एनवायरमेंट, और उसको आप नहीं छोड़ सकते। इसीलिए सतत विकास के साथ ही विकास संभव है। इसलिए जो नई अवधारणाएं अर्थव्यवस्था में तेजी से जुड़ी हैं और इन पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकास को लेकर के। डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है। हालांकि मैंने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर को आप देखेंगे, उसमें सभी अवधारणाओं के बारे में बेसिक मूलभूत समझ मैंने डेवलप करने की कोशिश की थी। आज मैं इसमें थोड़ा डिटेल में आप लोग जाता हूं, जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। विकास, मैंने कहा था कि एक गुणात्मक अवधारणा है, यानी कि मनुष्य के अंदर उसकी कौशल क्षमता यानी स्किल को डेवलप करता है। बात समझ रहे ना? यानी कि एक मैंने टॉपिक डिस्कस किया था ग्रोथ, और यह है डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि, समृद्धि हमारे घर में पूंजी, पैसे और जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है उनकी वृद्धि को दर्शाता है। जबकि विकास जो होता है हमारी स्किल, हमारे गुणों को बढ़ाता है, क्वालिटी को इंप्रूव करता है। ठीक है ना? यह देश के आर्थिक विकास के समुचित उपयोग पर निर्भर करता है। यानी कि आर्थिक समृद्धि, समृद्धि, ग्रोथ, ग्रोथ से जो पैसा आता है उसका सही उपयोग किया जाता है तो विकास संभव है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पर्यावरण और तमाम तरह की चीजें जिसके माध्यम से हमारी स्किल बढ़ सके। यानी कि यह किसी अर्थव्यवस्था के गुणात्मक रूप से समान वितरण के आधार पर विकास हो रहा है, साथ ही साथ उसका लाभ बहुसंख्यक तक जनता तक पहुंचकर उसके जीवन स्तर को सुधारने में योगदान दे रहा हो, तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। यानी लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ना चाहिए। और यह आर्थिक समृद्धि के माध्यम से प्राप्त धन के उपयोग के द्वारा ही संभव होता है। यानी ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही, समझ लीजिए, कि हमारे विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जब आपके घर में पैसा आएगा तभी उससे आप अच्छी संसाधन उपयोग में ला सकते हो, अदरवाइज नहीं संभव है। यानी कि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं, गरीबी उन्मूलन कर सकते हैं, शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, ये इसी के माध्यम से संभव है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो विकास कहलाता है। अब बात आती है इसके आगे। विकास के दो रूप होते हैं, एक है अपवर्जी विकास और एक दूसरा होता है समावेशी विकास। अपवर्जी यानी कि समाज के सभी वर्गों को शामिल ना करके, बल्कि उसमें से कुछ एक जिनके अंदर पोटेंशियल है उन लोगों का विकास किया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। इनका विकास करके इनको बाहर निकाला जाता है और फिर बाकी अन्य दूसरे लोगों पर फोकस करते हैं। यानी कि संसाधनों के अनुसार चयनित और सर्वाधिक आवश्यक लोगों को ही विकास की मुख्य धारा में शामिल करते हैं, सभी को नहीं। ये क्यों करते हैं वो मैं बताऊंगा। इसमें समाज के विशेष समूहों को लक्षित किया जाता है
और उन्हें विकास के उच्चतम स्तर पर ले जाकर के उन्हें पुनः उपयोग करके उन वर्गों के विकास किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? यानी कि आपके घर में आप सभी लोगों को एक साथ सारे संसाधन ना दे करके, बल्कि जो जरूरी है, जिसको ज्यादा जरूरी है, उसको आप देते हैं, सबको नहीं। क्योंकि सबको देंगे तो किसी का भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसाधन आपके पास कम है। यानी कि भारत देश जब आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय भारत के पास संसाधन कम थे। तो ऐसी स्थिति में वह अगर सबको समान वितरण के आधार पर सबको मौका देता है तो किसी का भी भला नहीं हो सकता था। इसलिए उसमें कोशिश ये की गई कि जिसको ज्यादा जरूरी है उसको पहले लक्षित किया जाए, जिसको कम जरूरी है उसको हम थोड़ा सा वेट कराएंगे, उनको हम बाद में करेंगे। तो जिनका विकास हुआ उनको हम बाहर लेकर के आए, और फिर इनका विकास करके इनके साथ मिलकर के बाकी अन्य लोगों पर भी विकास करने की हमने कोशिश की। आप समझे नहीं? क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है। अगर संसाधन हमारे पास पर्याप्त हों तो हम सबका विकास कर सकते हैं। आज हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, इसलिए हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पूरे देश में लागू कर दी। पहले सबके लिए नहीं थी, भाई जो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि नहीं, सबको पढ़ना है। आज हमने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की, सरकार ने बीमा, आपके हेल्थ इंश्योरेंस लागू किया, आयुष्मान भारत आज सबके लिए लागू किया, क्योंकि आज पैसा है। पहले ये सब नहीं था, इसीलिए इसको कहते हैं अपवर्ज्य विकास। ठीक है ना? यानी कि कुछ एक लोगों का ही विकास करना। इसको अपनाने के मुख्य कारण है संसाधनों का सीमित होना और विकास को की सभी की आवश्यकता। ये दो मुख्य कारण थे। आज देश के पास संसाधन है, सबको लेकर रहे हैं। दूसरा है समावेशी विकास। और जब हमने अपवर्जी विकास को अपनाया, बात समझिएगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोगों का विकास तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रह गए जिनका विकास नहीं हो पाया, वो पिछड़े हो गए और बैकवर्ड हो गए। तब आज हमको लगा कि नहीं, हमको सभी को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसीलिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अवधारणा सामने आई है। यानी बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, वो भी स्थायी रोजगार देकर के। आप समझ गए नहीं? बिना किसी भेदभाव के। यानी कि महिलाओं को विकास नहीं पहुंचा, महिलाओं को देना है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, जिनको विकास नहीं पहुंचा उन सबको देना है। अपंग है, डिसेबल्ड पर्सन है, उन सबको देना है। बात समझे नहीं? सब समावेशी विकास की यह अवधारणा सीमित स्तर पर 10वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, 10th 5 ईयर प्लान में, सीमित स्तर पर। लेकिन 11th 5 ईयर प्लान में इसको ब्रॉड लेवल पर अपनाया गया। इसकी थीम ही रखी गई थी, तीव्र और सब समावेशी विकास। 11th 5 ईयर प्लान की थीम क्या थी? थीम तीव्र और सर्व समावेशी विकास, फास्ट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये याद रख लीजिएगा। फास्ट का मतलब है हाई ग्रोथ रेट, और समावेशी विकास यानी सभी को शामिल कर लेना। यानी कि सभी व्यक्तियों, सभी वर्गों को समुचित रूप से विकास हो, इसके लिए स्वतंत्रता पूर्व और गर्मा जीवन को उपलब्ध कराना था। इसके माध्यम से न केवल उसके समाज को मुख्य धारा में लाना है, बल्कि उस काबिल बनाना है कि अर्थव्यवस्था में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। यानी कि वह केवल अर्थव्यवस्था का लाभ ना ले, बल्कि उसमें योगदान भी दे। और यह तभी संभव है जब वो रोजगार युक्त हो। कैसा हो? रोजगार युक्त। उसको रोजगार उपलब्ध हो। रोजगार युक्त होगा तो उसको सरकार के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपनी जरूरतें खुद पूरी करेगा। और जरूरत पूरी करेगा, बाजार से 4 चीजें खरीदेगा, अपनी आय में से 1 रुपया बचाएगा, खरीदेगा तो टैक्स भी देगा, और बचाएगा तो अर्थव्यवस्था में सेविंग के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कुछ योगदान भी देगा। लेकिन अगर रोजगार नहीं है तो अर्थव्यवस्था पर बोझ बनेगा। यह है समावेशी विकास की अवधारणा। ठीक है ना? और 12th 5 ईयर प्लान में इसको तीव्र, समावेशी प्लस सतत विकास के साथ उसको जोड़ दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ जोड़ दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इसको अटैच कर दिया गया। ये तो था ही 11th 5 ईयर प्लान में, 12th 5 ईयर प्लान में इसको और जोड़ दिया गया।
वो हम लोग बात करेंगे। तो मैं समझता हूं कि समावेशी विकास की अवधारणा समझ में आ गई। चलिए, अब बात आती है कि समावेशी विकास की अवधारणा की आवश्यकता क्यों है। जान लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। सामाजिक और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए भाई समाज के सभी वर्गों को विकास करना है, इसलिए बहुत जरूरी है। जनसांख्यिकीय लाभांश, जनांकीय लाभांश कहते हैं इसको, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जो कार्यशील जो मानव जनसंख्या है उसका सही उपयोग करना। और भारत में समझ लीजिए कि बहुत बड़ी जनसंख्या 80% जो युवा जनसंख्या है वो अकुशल है। कैसी है? अनस्किल्ड। अगर उसको स्किलफुल नहीं बनाया गया तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और विश्व में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत के पास है, इसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। मानव पूंजी का विकास करना और उसका निवेश और बचत को बढ़ावा देना, यानी कि मनुष्य को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना और उसका उपयोग करके उसको रोजगार युक्त बनाना और उसको निवेश और बचत को बढ़ावा दे करके देश का विकास करना। घरेलू बाजार का विकास करना। भाई घरेलू बाजार का मतलब क्या होता है? बाजार का मतलब ये नहीं है कि आप जगह पर दुकान लगा लीजिए। आते बाजार का मतलब है लोगों के पास क्रय शक्ति हो, लोगों के पास काम करने की क्षमता हो, लोगों के पास रोजगार हो। तब लोग आएंगे, अपनी दुकानें खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, मार्केट डेवलप करेंगे और उनका उपयोग करेंगे। जब हमारी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या खरीदेंगे? आप चले जाइए उड़ीसा, झारखंड, आदिवासी इलाकों में, वहां पर लोग बहुत सारे बिना कपड़ों के रहते हैं, बिना चप्पल के रहते हैं, है कि नहीं? आपको लगेगा यार कपड़े का अच्छा मार्केट है, चप्पल और जूतों का अच्छा मार्केट है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। क्यों ना हम बेचें? आप लेके खोल के बैठ जाइए दुकान, एक भी नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास उस कपड़ों को, उन जूतों को खरीदने की क्षमता ही नहीं है। इसका मतलब हो गया कि हमें अपने लोगों को स्किलफुल बना करके रोजगार युक्त बनाना है और उनकी जेब में पूंजी डालनी है रोजगार के माध्यम से। जब ये हो जाएगा तो बाजार ऑटोमेटिक आ जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, सही है? जब ये सारी चीजें होंगी, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी। अब बात आती है कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या है, तत्व क्या क्या है। उच्च आर्थिक विकास यानी आर्थिक समृद्धि, हाई ग्रोथ रेट। जितनी ज्यादा ग्रोथ रेट होगी, 8%, 9%, 10%, उतना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा, उतना ज्यादा हम उसका उपयोग कर पाएंगे। सामाजिक भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, चाहे सोशल हो, फिजिकल हो या इकोनॉमिकल हो, कैसा भी हो, वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए। सोशल में एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी चीजें। फिजिकल में लाइट, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, एनर्जी वगैरह। और इकोनॉमिकल में फाइनेंस, बात समझिएगा, फाइनेंशियल कंडीशंस, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। मार्केट, ये सब इसका है। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी समझ लीजिए उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा उतना विकास होगा। वित्तीय समावेशन की नीति को लागू करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है वित्त व्यवस्था को समाज के सभी वर्गों तक जोड़ना, यानी कि सभी लोगों तक पैसे की पहुंच बढ़ाना, चाहे बैंक के माध्यम से या किसी भी व्यवस्था के माध्यम से। जब लोगों के पास पैसा ही उपलब्ध नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो वो अपने स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं? मूलभूत एजुकेशन तो ले सकते हैं, शिक्षा तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे? और सपोज दैट ये मान लिया कि स्किल बढ़ गई, लेकिन क्या सबको रोजगार मिलना संभव है? हो सकता है वो अपनी दुकान खोलना चाहता हो, रोजगार नहीं मिल रहा। इतने सारे लोग ट्रेंड हैं, सरकार ने स्किल योजना के थ्रू लोगों को स्किल्ड बना दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। तो उनको अपनी शॉप खोलनी है, तो शॉप खोलने के लिए पैसा चाहिए, मनी। मनी कहाँ से आएगा? या तो प्राइवेट व्यक्ति से खरीद लोन लेंगे जिसमें वो ब्याज में फंसेंगे, या फिर सरकार बैंक उनको उपलब्ध कराए, बेटर। और ये बैंक उपलब्ध कराएगी तभी ये संभव है जब व्यक्ति समावेशन की नीति लागू हो, सभी लोगों को ये मिले। इसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है ना, जनधन योजना, वेंडर्स स्कीम, जो तमाम तरह के लोग हैं उनको अलग अलग नीतियों के माध्यम से दिया जा रहा है। यही है रोजगार सृजन की नीति पर जोर देना, रोजगार उपलब्ध कराना,
और विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज़्यादा इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर बूम करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जितना ज़्यादा विदेश व्यापार यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, समझ लीजिए उतना ज़्यादा आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यही है कंसेप्ट। इन पॉइंट को याद रख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, आपका काम हो जाए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, फैक्चुअल भी कंसेप्चुअल भी। क्लियर है? चलिए, अब इसी में मैंने एक टॉपिक और किया था आपको, मानव संसाधन का विकास और मानव संसाधन प्रबंधन। मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था, यहां थोड़ा और समझ लीजिए। अकुशल मानव को विशेष ज्ञान, शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल बनाना और मानव पूंजी में या एक संसाधन में विकसित करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि जो अनस्किल्ड पीपल है उसको नॉलेज दें, ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें और इसके माध्यम से उसको स्किल्ड बना देना और उसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर देना। इसी को क्या कहते हैं? जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है या ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। तो वो रिसोर्स बन गया, पहले रिसोर्स नहीं था, केवल कच्ची मिट्टी का एक ढेर था, आज उसको हमने मटका बना दिया, ज्ञान दे दिया। ठीक है ना? और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो बना है वो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, और यह प्रोसेस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। ठीक है ना? क्योंकि इसी के माध्यम से आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा दोगे। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है तो अच्छी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, एक अच्छी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। अकुशल व्यक्ति मजदूरी कर सकता है, 200-250 रुपए रोज कमा सकता है, लेकिन एक अच्छा स्किल्ड लेबर जो एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा इंजीनियर हो सकता है, अच्छा प्लम्बर हो सकता है, अच्छा मैकेनिक हो सकता है, अच्छा कोई भी बिजनेस का कोई भी स्किल हो सकती है, वो उससे ज्यादा कमाएगा। हो सकता है एक दिन में 2,000, 3,000, 4,000 भी कमाए। और आप देखते भी होंगे साधारण लेबर 200-250 रुपए रोज पे काम करती है, 300 रुपए रोज पे काम करती है, और एक स्किल्ड व्यक्ति मैकेनिक जो है, जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग सीख गया है, वो इतने तो एक काम करने के लेकिन ले लेता है 1 घंटे 2 घंटे के। यही है। और मानव संसाधन या मानव पूंजी का सही और उचित तरीके से उपयोग करना ही मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यही है। ठीक है ना? और ये दोनों प्रक्रियाएं देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए सरकार ने कई कोशिश की हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये रही। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किया, नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट का गठन किया। ये दोनों 2007 के बीच में डेवलप किए गए। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम शुरू की, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, इसी को स्किल इंडिया प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन बनाया गया, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति बनाई गई। ये सब इसी के हैं, सरकार ने समय समय पर इनको लॉन्च किया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2015, इसको लॉन्च किया है। ये दोनों 2015 लॉन्च किया है। ये सब तीनों 2007 के हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 का है। ये रहे स्कीम्स। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं मानव वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन पहला कि इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक होता है मानव पूंजी सूचकांक, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। मानव पूंजी सूचकांक खाली इसको करता है वर्ल्ड बैंक जारी, और ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इसको करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोनों अलग अलग हैं। ये आपके प्री का क्वेश्चन है। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के अंतर्गत भारत को 165 देशों में 103वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और ब्रिक्स देशों में सबसे निम्न स्तर पर है। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का। एम्प्लॉयमेंट जेंडर गैप के संबंध में भारत को दुनिया के सबसे निम्न स्थान दिया गया है। 130 देशों में 65वां स्थान।
बात समझिएगा, जेंडर गैप में 65वां स्थान है 130 देशों में। इस सूची में जिनेवा स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी देश की मानव पूंजी रैंक मापन करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करने हेतु उस देश के लोगों के ज्ञान एवं कौशल के स्तर को ध्यान में रखा जाता है। पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत को 105वां स्थान मिला था, इस बार 103वां स्थान है, जबकि फिनलैंड प्रथम, नॉर्वे द्वितीय था। ये लास्ट ईयर का है, 2021-22 का है, और ये 2023 का है, वो 22-23 का है। ठीक, तो कौन सा स्थान है? 103वां। कौन जारी करता है? क्लियर हो गया। अब इसमें बात आती है कि भारत के निम्न प्रदर्शन के कारण क्या है। ये रहे, वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में भारत के निम्न प्रदर्शन कारण है लचर शिक्षा व्यवस्था, यानी कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। ये तो आप गवर्नमेंट का आप देख ही रहे होंगे। मानव पूंजी के निम्न प्रयोजन यानी कि उपलब्ध कौशल का समुचित उपयोग ना हो पाना, स्किल का कहाँ यूज कर रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। इस संबंध में उदाहरण WEF ने कहा कि 35 से 54 वर्ष वाली जनसंख्या के मध्य कुल श्रम बल की भागीदारी के संदर्भ में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि 35 से 54 वाले लोगों का, एज वाले लोगों का यूज ढंग से नहीं हो पा रहा, इस कंडीशन में 118वां स्थान है। यह भी स्पष्ट किया गया इसका मुख्य कारण वर्तमान में बहुत से भारतीयों का अनौपचारिक अथवा निरंतर रोजगार से संबद्ध होना। अनौपचारिक रोजगार है क्योंकि किसी के पास ढंग से रोजगार नहीं है। अब इसी में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। अगला जो इसको कौन जारी करता है, ये तो आपको पता ही है, ह्यूमन UNDP। ये मैं आपको एक करंट इकोनॉमी के सेगमेंट में आपको डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने आपको बताया भी है। HDR रिपोर्ट जारी करता है UNDP, ठीक है ना, ध्यान रखना। यह रिपोर्ट 1990 से जारी की जा रही है, जिसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सैन ने तैयार किया था। इस सूचकांक में जो अंक दिए जाते हैं 0 और 1 के बीच में दिए जाते हैं। इसमें पहले 3 श्रेणियां निर्धारित की गई थी, बाद में 4 कर दी गई, हायर से भी हायर, हायर, मीडियम और लोअर। और वर्ष 2010 से पहले इस सूचकांक में 5 प्रमुख सूचकांक थे, अब कर दिए गए हैं 5 की जगह पर ओनली 3, यानी 2010 से केवल 3 सूचकांक जारी किए गए हैं। पहले कौन से थे? ये रहे, मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, तकनीकी उपलब्धता सूचकांक, लैंगिक सशक्तिकरण उपाय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स। ये 5 थे 2010 से पहले। अब इनकी जगह पर केवल 3 आए हैं, ये रहे। कितने आए हैं? ओनली 3 नए सूचकांक ग्रहण किए गए हैं 2010 में। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, लिंग असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और असमानता समायोजित मानव से विकास सूचकांक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 3 लागू किए गए, बाकी सबको हटा दिया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा करंट इकोनॉमी वाले में, ठीक है ना। उसमें ही ये सारे करंट के जितने डाटा है मैं उसी में कराऊंगा। इसमें मैं केवल आपको ट्रेडिशनल कंसेप्ट को कराने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रेडिशनल को। ठीक है ना। उसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर दोनों को कवर करेंगे तो हमारे लेक्चर लंबे हो जाएंगे और उसमें बोरियत भी होने लगेगी। इसलिए फिर भी मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2020 में भारत की रैंक 130 देशों से घटकर 2022 में 132 हो गई। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 130। और ये HDI कोविड की वजह से गिरावट हुई है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है, 1990 से जारी किया जा रहा है और इसे UNDP जारी करता है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको बताया था करंट की क्लास में कि इसकी 2021-22 की थीम क्या है। इसको इंपॉर्टेंट तरीके से क्लिक कर लीजिए और नोट कर लीजिए।
अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य का आकार देना। अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम है। मानव विकास सूचकांक, अब आप ध्यान रखिएगा, इसमें तीन चीजों को हम लोग लेकर के चलते हैं। तीन, चार संकेतक हैं लेकिन बेसिकली तीन होते हैं। एक होता है जीवन प्रत्याशा यानी कि स्वास्थ्य, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा होता है शिक्षा, जिसके दो पार्ट किए गए हैं, एजुकेशन, स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष और एक स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, एवरेज एंड एक्सपेक्टेड। और तीसरा है सकल राष्ट्रीय आय, इनकम। इन तीन के आधार पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालते हैं। ओके, अब रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है? वैश्विक स्तर पर और भारतीय परिप्रेक्ष्य में 90% देशों ने वर्ष 2020 या 2021 में मानव विकास सूचकांक कमी दर्ज की है। सभी की रिपोर्ट में कमी आई है, कारण है कोरोना। जीवन प्रत्याशा में भी वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है, जो 72.8 वर्ष थी 2019 में, 2021 में घट करके एवरेज 71.4 वर्ष ईयर हो गई। इसको इंपॉर्टेंट तरीके से आप क्लिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये पूछा जा सकता है कि वैश्विक स्तर की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा 2021 में जो वैल्यू है 0.663 थी, जो औसत इससे कम है। वैश्विक जो औसत है 7.732 है। 2020 में भी देखा जाए तो हमारी इससे ज्यादा थी, ये रही। और जीवन प्रत्याशा समझ लीजिए इस समय हमारी कितनी है, 67.2 ईयर्स। स्कूली शिक्षा का औसत कितना है, ये रहा, अपेक्षित वर्ष, और औसत वर्ष ये रहा। सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, इतने डॉलर है एनुअली। ये पॉइंट, इन पॉइंट को पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए। ये सारे जितने मैंने सर्किल किए हैं उतने आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 122वें स्थान पर, 122, इतना याद रख लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। यह सूचकांक 2006 से विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। इसे भी कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 4 क्षेत्रों में देश की लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति के लिए काम करता है। क्या, राजनीतिक अधिकारिता में, यानी कि महिलाओं की भूमिका जो है, वुमेन पोजीशन, वो पॉलिटिकल पावर में कितनी है, आर्थिक भागीदारी में कितनी है, शैक्षिक में कितनी है, और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड लॉन्गेविलिटी में कितनी है। इन आधारों पर देखा जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसके 4 आधार हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अचीवमेंट, हेल्थ एंड लॉन्गेविलिटी, इसके आधार पर। और इसके अंतर के कारकों को भी जांच करता है, भाई इसके पीछे क्या है। इसके आधार पर देखा जाए, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 द्वारा रैंक किए गए 156 देशों में आइसलैंड सबसे अधिक लिंग समान देश यानी नंबर 1 पर है, जहां पर गैप ना के बराबर है। भारत 140वें स्थान पर है। नई रिपोर्ट में आपको मैं और बता दूंगा, अगर नई रिपोर्ट आई हुई है, यह है दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। अपने लिंग अंतर को इतने प्रतिशत तक बंद कर दिया है, ये समझ लीजिए। ये था। इसके अलावा 2 गुणवत्ता सूचकांक और हैं। एक है जीवन का दैहिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, और दूसरा है जीवन गुणवत्ता सूचकांक, क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये और है शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा गुणांक से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 3 चीजों से, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन कॉफिशिएंट। इन 3 के आधार पर निकालते हैं जीवन का दैहिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। 3 चीजों पर, शिशु मृत्यु दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन कॉफिशिएंट, इनके आधार पर बनाते हैं, ठीक है ना। और इसका विकास 1976 में जॉन टिनवर्जन ने किया था और मॉरिस डेविस ने इसे
और ज़्यादा विस्तार दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दैहिक गुणवत्ता सूचकांक में किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। ये रहे स्वास्थ्य, एजुकेशन और शिशु मृत्यु दर, लाइफ इन्फेंट फर्टिसाइड। इसके बाद में इसको विस्तार किया गया तो जीवन गुणवत्ता सूचकांक इसमें शामिल किया गया और इसमें देखेंगे तो ये रहे पहले तीन तो ये हैं ही इसमें, ये तीन IMR, एजुकेशन यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये रहे ये तीन तो हैं ही। अब इसमें तीन नए घटक और शामिल कर दिए गए, 1 2 3, तीन नई चीजें और जोड़ दी गई। कौन कौन सी देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय, इसमें आय नहीं थी तो पर कैपिटा इनकम भी जोड़ दी गई। बात समझ रहे हैं। दूसरा नागरिक अधिकार गुणांक और राजनीतिक अधिकार गुणांक, ये रहे नागरिक अधिकार सिविल राइट्स कॉफिशिएंट और पॉलिटिकल राइट्स कॉफिशिएंट, ये तीन चीजें आय, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, इन तीन चीजों को और जोड़ दिया गया और बन गया जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक। ये उसी का विस्तार है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, ये पहले भी था, ये पहले भी था, इक्विवेलेंस अपेक्षाकृत व्यापक और सुधारक है, इसमें और चीजों को भी जोड़ दिया। इसे अमृत सेन के शिष्य दास गुप्ता और वील महोदय ने विकसित किया था। तो आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सतत विकास। सतत विकास इसको भी मैं आपको ब्रीफ में हल्का सा बता चुका हूं। यहां पर देखेंगे तो सतत विकास का मतलब है पर्यावरण संरक्षण करते हुए विकास करना, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, यानी कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, भविष्य के लिए भी बचाना, ठीक है ना। ध्यान रखना सतत मतलब ऐसा विकास जो निरंतर चलता रहे, ऐसा ना हो कि आज हम इस्तेमाल कर लें और कल के लिए कुछ भी ना बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सतत विकास की अवधारणा को ब्रंटलैंड आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर। और इसे ब्रंटलैंड आयोग को गठन किया था UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस आयोग का गठन किया था और इसने 1987 में 1987 में इसकी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। उसमें सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया गया, जिसमें पहला फोकस क्या था, निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल विकास पर बल देना है, यानी कि इको फ्रेंडली होना चाहिए। संसाधनों का उचित दोहन पर बल देना है, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल कर लो, ऐसा ना हो जाए कि कल के लिए संसाधन ही ना बचे। पारिस्थितिक तंत्र को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है, इकोसिस्टम को क्लीन और हेल्दी बनाना है, क्योंकि इकोसिस्टम क्लीन रहेगा तो हमारा लाइफ भी आगे बेटर रहेगी। सतत विकास का मुख्य तत्व है आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण, इनके तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन। ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, क्योंकि तीनों में से कुछ भी गड़बड़ हुआ सब बिगड़ जाए। इन तीनों का बहुत जरूरी है। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको हमने इस समय अपनाया था। अब आप खुद सोचिएगा, आज की डेट में अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो बिना सामाजिक विकास के संभव है? अगर पर्यावरण का लॉस हो जाए, एनवायरमेंट लॉस हो जाए, तो खेती बाड़ी, संसाधन, बारिश समय पर ना हो, क्या होगा? सब अर्थव्यवस्था धरी रह जाएगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो तो सामाजिक व्यवस्था का विकास होना मुश्किल है। यही है। तो सोशल डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और सोशल डेवलपमेंट के बिना एक एनवायरमेंट जरूरी नहीं, डेवलप नहीं हो सकता। इसीलिए अब इसमें देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कब कब कौन कौन से एफर्ट्स किए गए थे, कौन कौन से प्रयास किए गए थे। तो सबसे पहले देखेंगे 1972 में एक UN एनवायरमेंट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहां पर? स्टॉकहोम में, यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट को लेकर के।
और उसी समय 1972 में ही यूएनईपी का 5 जून को गठन हुआ। इसीलिए हम 5 जून को क्या मनाते हैं, एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, पर्यावरण दिवस। 1979 में पहली वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, पहली विश्व पर्यावरण कॉन्फ्रेंस, जलवायु कॉन्फ्रेंस। 87 में यूएनईपी ने ब्रंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर जारी किया। 1992 में पहली पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया। इसको याद रख लीजिएगा सीक्वेंस में, पहला पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट। 2002 में सेकंड अर्थ समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 2012 में तीसरा अर्थ समिट रियो डी जेनेरो ब्राजील में, तीसरा हुआ। 2015 में यूएन सस्टेनेबल समिट न्यूयॉर्क में जारी की गई। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सतत विकास सम्मेलन कहां जारी हुआ 2015 में, न्यूयॉर्क में। और इसी में पहली बार 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी किए गए, 17 सतत विकास लक्ष्य, और इनको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और वो रही लिस्ट, ये रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये रहे 1 to टोटल 17 है। कब लॉन्च किए गए, न्यूयॉर्क में 2015 में। जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, यानी कि गरीबी बिल्कुल जीरो, 2030 तक का टारगेट है। कब तक का, 2015 से लेकर 2030 तक इन टारगेट्स को अचीव करना है सभी देशों को। जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, सामाजिक जो लैंगिक समानता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पेयजल, ठीक है ना, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक समृद्धि, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता को कम करना, सस्टेनेबल सिटीज, ऐसे शहरों का विकास करना जो सतत हो, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी हो ऐसा उत्पादन हो जिसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें और रिसाइकल कर सकें। क्लाइमेट एक्शन, पर्यावरण एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर जो जीवन है उसको बचाना, लाइफ ऑन द लैंड, जमीन पर पर्यावरण को बचाना, और पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, अच्छे संगठनों का विकास करना और पार्टिसिपेशन, इनके लिए विश्व के सभी देशों के साथ मिलकर के क्या करना है, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, ये था। और इसी में नया है एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रहा। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, करंट इकोनॉमी में इसका मैंने कराया हुआ है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन ने इसका डेवलपमेंट किया है, एसडीजी इंडेक्स का। इसमें 6 व्यापक परिवर्तन हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, सतत भूमि, सतत शहर और डिजिटल टेक्नोलॉजी। इन 6 के आधार पर यह 17 का कार्यान्वयन किया जाना है। 17 में से ये 6 है। और इसके आधार पर 2021 की रिपोर्ट में भारत को 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। फिनलैंड टॉप पर है, उसके बाद स्वीडन है और अन्य देश है। तो भारत की रैंक कितनी है 2021 की रिपोर्ट में, 120 की। अभी तक की ये रिपोर्ट ये है, नई रिपोर्ट आएंगी मैं आपको फिर कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे इसके आगे डेवलप चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।